अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और अल्लाह अल्लाह करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती हो गई, तकर्री हो गई, गार्ड चेंज हो गया और उसके बाद अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला भी ख़त्म हुआ और आज खुश आमदीद कहने का सिलसिला जारी रहा। जनरल शमशाद मिर्ज़ा साहब जो CJCSC हैं उन्होंने पहले मुलाकात की आसिफ अली सदर आरिफ अलवी से और उसके अलावा फिर उनकी मुलाकात हुई, फिर जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी मुलाकात की, अलग अलग शहबाज शरीफ साहब से भी और साथ ही साथ उसके अलावा अगर हम देखें तो मामलात इस तरह के हैं कि लॉन्ग मार्च तो ख़त्म हो गया लेकिन इमरान खान साहब ने एक नया शोशा छोड़ दिया है, वो है असेंबली से वॉकआउट करना या तहलील करना। उसके लिए एक तगो जारी है। आज बिलावल भुट्टो साहब भी बहुत तगड़ी तकरीर कर रहे थे, चोरियों का हवाला दे रहे थे और तमाम तर चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए क्या वाकई पाकिस्तानी की सियासत एकदम से फिर हिजान की कैफियत पर रहेगी, मुब्तला रहेगी या इस इंपॉर्टेंट तकर्री और खुश आमदीद के बाद कुछ खुश आइंद तब्दीलियाँ आएंगी या मुतवक्के है या नहीं। आज फॉर अ चेंज इमरान खान साहब ने भी ट्वीट की और उन्होंने वेलकम किया जनरल आसिम मुनीर को और शायद उनको वो फिर याद आ गया होगा कि तगड़े भी हैं और मुहिब वतन भी हैं, तो अप्रूवल इमरान खान साहब ने भी दे दिया है। लेकिन उन्होंने याद दहानी कराई कि कायदे आज़म ने क्या फरमाया था, लेकिन फिर कायदे आज़म ने और भी क्या फरमाया था, इसकी याद दहानी इमरान खान साहब को किसने कराई? मरियम औरंगजेब साहबा ने। सुनिए। राज कहते हैं ये कायदे आजम का फरमान है, तो कायदे आजम का ये भी फरमान था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमरे में बंद करके उनको ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर दें। क्या कायदे आजम का ये फरमान था कि 3 कैरेट की अंगूठी नहीं लेनी और 5 कैरेट की अंगूठी लेनी है? क्या कायदे आजम का ये फरमान था कि फॉरेन फंडिंग ज़कात के लिए पैसे आए हुए को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना है? क्या कायदे आजम का ये भी फरमान था कि जो तैयबा गुल है, एक खातून आपके पास आए कि उनकी इज्जत को खतरा है या उनके ऊपर हरासमेंट हो रही है तो आप उनको वजीर आजम हाउस के अंदर एक कमरे में बंद कर दें? क्या कायदे आजम का ये फरमान था कि आप DGFIA को बाथरूम में बंद कर दें वजीर आजम हाउस के? क्या कायदे आजम का ये फरमान था कि आप NAP के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके और सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डालें और उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाएं? क्या कायदे आजम का ये फरमान था कि अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए सियासत में इस्लामिक टच दें? हमाद अजहर साहब ने भी आज कहा कि बता दीजिए कॉमर्स मिनिस्टर कौन है, किधर हैं, क्या करते हैं पूरा दिन। उन्होंने मईशत का भी एक रोना रोया और उन्होंने कहा कि मईशत बिल्कुल डूब गई है, ये हुकूमत तो आई थी मईशत को संभालने के लिए, मुल्क और आवाम को रिलीफ देने के लिए, ये क्या हो रहा है। उनको भी बहुत ज़्यादा खदशा है कि हम दिवाली की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यौम तासीस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा ज़रा वो भी सुन लेते हैं। अपना गरीब छोरी को छुपाने के लिए, गोगी साहिबा को बचाने के लिए, अलीमा बाजी को बचाने के लिए, फॉरेन फंडिंग केस से छुपने के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है, नफरत की सियासत खेला जा रहा है, धमकियां दिया जा रहे हैं। उन सारे सियासी कुव्वतों को हम खबरदार करते हैं और उनको याद दिलवाना चाहते हैं कि आज भी पीपल्स पार्टी मौजूद है। हमने माजी में भी हर अवाम दुश्मन साजिश को नाकाम करवाया, हर जमहूरियत दुश्मन साजिश को नाकाम करवाया। आज भी हम ये कठपुतली का साजिश नाकाम करवाए। पुतली का जो नाकाम साजिश था वो उन्होंने करवाया और वो कह रहे हैं ये इसका क्रेडिट अमेरिका को क्यों दिया जा रहा है, ये तो जियालों ने करवाया है, अदम एतमाद तो जियाले लेकर आए हैं। एक आईनी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया। ऑफ कोर्स इमरान खान साहब डिफर्स एंड डिसएग्रीज, बट अब जो तहलील होने वाले मामलात हैं 2 असेंबलियों के, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, अब इसमें भी एक बहस चल पड़ी है। दोनों तरफ से आई थिंक ताकत का जोर लग रहा है कि कौन किसको संभाला दे सकता है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब ब्लफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर वो वाकई सीरियस हैं तो आज परवेज इलाही साहब ने भी कहा है कि मैं तो तैयार हूं, आपको बिल्कुल फौरी तौर पर मैं इस्तीफा भी दे दूंगा, तहलील भी कर दूंगा असेंबली। लेकिन फिर आप सोच लीजिए इंटरिम सेटअप में गवर्नर आज के मामलात भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो ये तमाम याद दहानियाँ आज परवेज इलाही साहब ने भी करवाई। इस पर रियाज फतियाना साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया फतियाना साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो इसी बात पर आ जाते हैं कि ये जो पहले एक लॉन्ग मार्च का सिलसिला था, फिर इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ
एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही इज सेफ एंड साउंड एंड हेल्दी। और अब जो पिंडी में आके किसका कर्टन रेजर या कर्टन फॉल हुआ, फिनाली हो गया, अब ये नया एक तुर्क का पत्ता इमरान खान साहब ने भेजा, विच इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मूव आई बिलीव। लेकिन आपको लगता है कि ये प्रोसीड होगा, हम देखेंगे? क्योंकि डेट भी दे रहे हैं फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब कह रहे हैं गेट नंबर 4 सबके लिए बंद हो गया है। मतलब ये तमाम तर मामला जो है वो आपके फेवर में जाते हैं, आप क्या समझते हैं? क्योंकि ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन भी पाबंद होगा कि अगर आप असम्बली से तहलील करते हैं तो फिर वो भी 60 दिनों में इलेक्शन करवाने का पाबंद होगा, विच मीन्स के 5 साल के लिए अगर आपकी मेजोरिटी फिर से आ गई तो इस वक्त जो फेडरल हुकूमत है वो 124 किलोमीटर से आगे तो नहीं बढ़ पाएगी। जी सर। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने भी तस्लीम किया है कि इमरान खान की 26 नवंबर को इस्लामाबाद में एक इंटेलिजेंट मूव थी। दूसरा ये कि ये जो आपने अभी बयानात सुनाए हैं मोहतरम बिलावल साहब के और मोहतरमा मरियम साहबा के, दरअसल ये साबित करता है कि बौखलाहट बहुत ज़्यादा इनके चेहरों पर है, घबराहट, बेचैनी, मायूसी और तजब्जब का शिकार है पीडीएम। और वो उनको तसव्वुर भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, और वो घबरा कर अब वो दाएं बाएं इल्ज़ाम तराशी पे उतर आए हैं। और इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि जिस तेज़ी से इमरान खान का बयानिया कामयाबी की मंजिलों को छू रहा है, इसका एक सबूत तो आप देखें ना, किसी को देखने के लिए कितना पॉपुलर है, क्राइटेरिया क्या है, यार्ड स्टिक क्या है। इंतखाबात 17 जुलाई को और 16 अक्टूबर को 3/4 75% 75% नतायज, और वो भी स्पेशली पंजाब और फिर लाहौर में देकर तहरीक इंसाफ ने साबित किया, वफाकी सूबाई हुकूमतें उनकी, इदारे उनके साथ, सारे अहम लोग उनके साथ, फिर भी अवाम ने उनको मुस्तरद करके हमें वोट दिया। तो ये साबित हो गया कि अब पंजाब और लाहौर का जो किला है वो तहरीक इंसाफ के पास है, और अगली हुकूमतें हम बनाने जा रहे हैं। हमने तो कहा था आए पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की डूबती हुई जो मैशत है और दिवालिया होने की तरफ जा रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि माशी इस्तेकाम वो आएगा सियासी इस्तेकाम से, और सियासी इस्तेकाम आएगा उन लोगों को आगे लाया जाए जिन पे अवाम एतमाद करते हैं, जिनकी अब इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, बैरून मुल्क से पाकिस्तानी सरमाया नहीं भेज रहे पाकिस्तान में, हर तरफ बेरोज़गारी के दौरे हैं, बिजली के बिल और महंगाई आसमान को छू रही है, बेचैनी हर तरफ फैली हुई है। इन हालात में एक ही तरीका है कि फौरी तौर पर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए, और हम तो कहते हैं कि कौमी असम्बली को भी साथ शामिल करें और सूबाई असम्बलियों को भी। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले इनके वफाकी वज़रा कराम बांगे दोल फरमाते थे कि आप तोड़े ना पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, तो हम भी नेशनल असम्बली तोड़ देंगे। हमने उनका ये चैलेंज कबूल कर लिया है। अब वो फिर भाग रहे हैं। पहले वो इंतखाबात के लिए 3 दफ़ा लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, तीनों उनकी जमातें। जब हमने ऐलान किया आए इंतखाबात तो ये भाग गए। इसका मतलब ये है कि इन्हें नविश्ता दीवार पड़ चुके हैं, ये इन्हें अंदाज़ा है मुस्तकबिल में जब भी इंतखाबात होंगे, मार्च में हो जाएं, अप्रैल में हो जाएं, अगस्त में हो जाएं या अक्टूबर में हो जाएं, जब भी होंगे 2023 में हम 3/4 या 2/3 अक्सरियत से हुकूमतें बना रहे हैं 4 सूबों में और वफाक में। और अब इसलिए इसके बाद सेनेट में भी हम 2024 में जो इंतखाबात होंगे उसमें भी हम अक्सरियत हासिल कर लेंगे, और अगली मजबूत हुकूमत होगी जो बैसाखियों के इत्तेहादी जमातों के सहारे पे खड़ी नहीं होगी। और इसके लिए हम हर तरह से तैयार हैं। अवाम हमारे साथ है, अल्लाह ताला हमारे साथ है। जी फतियाना साहब, अल्लाह तो सबके साथ ही है बेशक। और आप ये बता दीजिएगा कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये तो मैंने भी तजवीज़ दी थी कि इमरान खान साहब को अगर वाकई इलेक्शंस चाहिए तो ये लॉन्ग मार्च को छोड़ें, असेंबली तहलील करें और पंजाब को तहलील करेंगे तो इवेंचुअली इलेक्शंस तो होने पड़ेंगे। लेकिन अब मामला लग ये रहा है कि वो नहीं चाहते कि अब इलेक्शंस हो। पहले मुझे लगता था कि इमरान खान साहब शायद नहीं चाहते, इलेक्शन के हवाले से बहुत सीरियस नहीं है, वो सिर्फ चीफ की तैनाती के बारे में ज़्यादा वॉरिड है। अब तो ये लग रहा है कि इमरान खान साहब मे बी विलिंग टू डू इट, लेकिन नून लीग बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये नहीं करेंगे। आप ये क्यों वो कॉन्फिडेंट है सर? इसलिए कि उन्हें किसी ने कहा है कि हिटलर के वज़ीर थे इत्तलात के गोबल्स, उनका एक फ़लसफ़ा था कि झूठ को बार बार बोलो ताकि वो सच मालूम होने लगे।
इसी तरह वो अपनी लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, लोग उनको छोड़कर भागना चाह रहे हैं, अरकान असम्बली भी और उनके वर्कर्स भी उनको सहारा देने के लिए कि फ़िक्र ना करें, अभी हम हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब उन्हें निविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। हालात सबके सामने हैं, दिन को दिन समझें, रात को रात समझें और उन्हें मान लेना चाहिए। आए ना, हमारे साथ बैठे, हम मज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारा तो कोई शौक़ लड़ने का नहीं है, आए हम बैठने को तैयार हैं, किसी भी जगह मज़ाकरात करें। हम नया इलेक्शन कमीशन जो गैर मुतनाज़ हो और इसके साथ इंतखाबात की तारीख जो सबको कबूल हो, हमें भी कबूल हो, और उस पर कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा लें। दुनिया में ऐसी लंबी तारीख लिखी हुई है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, कबल अज़ वक्त इंतखाबात होते आए हैं, कोई नई अनोखी बात नहीं है। खुद पाकिस्तान में 1.5-2 साल पहले असम्बलियाँ टूटती रही हैं, तो अब तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम आ जाए और मुल्क में ऐसी क़यादत जिसको अवाम जिस पे एतमाद करते हैं वो आ जाए, तो क्या फ़र्क पड़ता है। उन्हें अगर ज़ूम है कि वो पॉपुलर हैं तो फिर ये घोड़े का मैदान आ जाए ना, मुकाबले में इलेक्शन लड़ें। अगर अवाम उनको मुंतखब करेंगे तो हम उन फैसला तस्लीम कर लेंगे, वरना अगर हमें अवाम कबूल करती है तो उन्हें भी फैसला कबूल करना चाहिए और अपोजिशन का किरदार अंजाम करना चाहिए। ये ज़रूरी तो नहीं कि उन्होंने पहले भी तो शब खून मारा ना। हमारे मैंडेट तो 10 और 11 अगस्त की दरमियानी रात तक 2023 तक था। क्यों उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि एक रवायत और एक अच्छी ट्रेडिशन जो बन रही थी 5 साल की असम्बलियों की, उसको तोड़ने की तो कोशिश इन्होंने की है। हमारी हुकूमत को तो इन्होंने हमारे लोगों को दाएं बाएं करके सिंध हाउस में उनको वरगला के और वो दिखा के आगे बहुत सारी जमातों को तोड़ा, और फिर आपने देखा कि कई इदारों का रोल भी इसमें था। अब मैं समझता हूँ कि नई तैनातियों के बाद बहुत अरसे के बाद फ़ौज अब मुकम्मल तौर पर एक नए रास्ते पे चली है। हमारी प्यारी फ़ौज, हम इससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। यकीनन नया सेटअप आया है गुज़श्ता रोज़ 29 नवंबर को, इसका फ़ायदा होगा। फ़ौज का इमेज बहुत बेहतर होगा, इदारों का इमेज बेहतर होगा, और ये मुकम्मल तौर पर जो उन्होंने फैसला किया है कतई तौर पर गैर सियासी होंगे। इतना बेहतर होगा कि जनरल फैज अमीन ने अर्ली रिटायरमेंट मांग ली, इतना अच्छा आप समझ रहे हैं, लेकिन जनरल फैज अमीन ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, ये कितना अच्छा तो उनके लिए, तो उनको तो अच्छा नहीं लगा शायद। सर जी, ये उनका मामला है, लेकिन मैं तो ओवरऑल कौम की बात कर रहा हूँ। इसको हमें इमरान खान ने मुबारकबाद के पैगाम भी भेजे हैं दोनों को, तो हम समझते हैं कि इसका फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और इदारों को भी फ़ायदा होगा कि हर इदारा अपने आइनी हदूद में रहे। ठीक है सर, मेरे साथ राना मकबूल साहब भी हैं। अगर आप राना मकबूल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैं एक साहब के साथ आती हूँ, लेकिन एक बात आपने जो की ना फतियाना साहब के हमारे साथ बैठ जाए, मुज़ाकरात कर लें, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, सर ये कौन से फोरम पे बैठेंगे? पार्लियामेंट में आप है नहीं, असेंबलीज में आप अगर हैं तो मतलब ये किस फोरम पे बात होगी? किसी के घर बैठेंगे? प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब इंटरवीन करेंगे? कैसे ये मुज़ाकरात में आप लोग ऐसे आईनी फैसले कर सकते हैं जब आप पार्लियामेंट में ही मौजूद नहीं है? देखें, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि पार्लियामेंट हो, कहीं भी बैठा जा सकता है, कहीं भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। असम्बलियाँ मौजूद हैं, प्रोविंशियल, नेशनल, ऐवान सदर मौजूद है। कोई भी नहीं होगा तो हम किसी मस्जिद में बैठ जाएंगे, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में मौजूद है, उसमें बैठ जाएंगे। अल्लाह ताला का घर है, वहाँ भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? कई ऐसी जगह हैं कॉमन हो सकती हैं। चले, राना मकबूल साहब फैसल मस्जिद में मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आप लोग बताएं भाई। रियाज फतियाना साहब तो होल्डिंग एन ऑलिव ब्रांच बैठे हैं, फैसला करें इलेक्शंस की डेट में। जी सर। नहीं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं माशाल्लाह। ये हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, बड़े दाना, बड़े मुदब्बर किस्म के सियासतदान हैं। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, लेकिन कुछ मिसकैलकुलेशन भी होती जा रही हैं। इन्होंने कहा कि जी हमने तो अब शायद इन्होंने मेहरबानी की है कि 3/4 सीटों की बात की है, ये 100% की भी कर सकते थे, हमें तो इस पर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो बाकी पिछले एनालिसिस हैं वो भी आप देख सकते हैं, ऐसी सूरत हाल नहीं है। इमरान खान साहब के खिलाफ शिजरा ने इलेक्शन लड़ा ननकाना से। इमरान खान साहब ने शायद 91,000 वोट लिए, शिजरा ने 80,000 वोट लिए, है जी। और वो शिजरा जिसकी सपोर्ट के लिए कोई मुस्लिम लीगी नहीं गया, कोई सीनियर बंदा नहीं गया, किसी ने वहाँ के अवामुन नास से रब्ता नहीं किया। उसके खिलाफ जो पहले कैंडिडेट थे ब्रिगेडियर एजाज, वो भी बड़े मजबूत आदमी थे। इतनी सपोर्ट के बावजूद अगर वो 5,500 वोट और ले लेती तो इमरान खान को उसने हरा दिया था।
तो ये एक मैनिफेस्टेशंस हैं, इंडिकेशंस है, ऐसी बात नहीं। अगर ये बाई इलेक्शन की भी उन्होंने पिछले की बात की, अगर इतनी पॉपुलैरिटी थी तो फिर ऐसे क्यों हुआ कि आपको तो 10 लाख वोट मिले और नून लीग को 8.5 लाख वोट मिले? सीटें आपकी थी, सबकी जमानत जब्त होनी चाहिए थी। भुट्टो साहब आए थे ना 70 में, जमानत जब्त हुई थी ना। ये होती है जिसे आप कहते हैं रैम्पेंट पॉपुलैरिटी। तो इसलिए खैर बात, इसके अपना अपना एनालिसिस है, मैंने अपना एनालिसिस पेश कर दिया है। अब बात हुई है जी, ये मेरा अपना जाती इसमें ख्याल है। फैसल मजहब मजाकरात करने के नहीं करने सर, ये बताएं ना, मजाकरात करने के नहीं करने। फैसल मजहब उन्होंने पेश किया है, थोड़ा सा बताएं। मैं अपना माइंड दे दूंगा आपको, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। मेरी अब बात सुन लें जी 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 कि जोर बड़ा लगा, हाँ। क्राउड होगा मिलियंस में, बिलियन नहीं कह दिया, वो कह सकते थे, मिलियन में क्राउड होगा और इस्लामाबाद को उठा के ले जाएगा, टॉपल कर दिया जाएगा इस्लामाबाद को, कोई वहां रुक नहीं सकेगा। आपको पता फिर क्या हुआ, क्यों रुके? अब जब देखा है कि इस सारे मार्च का, सारी थकावट का, सारी फटीग का ये हाल हुआ है, तो रिगल आउट नहीं करना था सिचुएशन से। रिगल आउट किया इस सिचुएशन से कि जी आप करा दें इलेक्शन। भाई इलेक्शन कराना था तो उसी वक्त मेरे से ज़्यादा फतेहाना समझते हैं एक एडवाइस की ज़रूरत है गवर्नर के लिए कि जी मैं डिज़ोल्व करें इसको, मेरी असम्बली को। इससे देखने की क्या ज़रूरत है? टाइम सिर्फ इसलिए दे दिया गया है कि कोई ना कोई ऐसी मूव आ जाए, कोई रेजोल्यूशन आ जाए या कोई ऐसी मोशन आ जाए अपोजिशन की तरफ से फॉर नो कॉन्फिडेंस, ताकि ये मामला रुक जाए और हमें टाइम मिल जाए और आहिस्ता आहिस्ता ये फिजल आउट होता जाएगा। अब बात ये है कि ये लॉ की बात अगर आप करें, अगर आर्टिकल, ये सब अपने मेरे दोस्त जो हैं फतेहाना साहब समझदार हैं, आर्टिकल 112 देख लेना जरा क्या है उसमें। अगर एक मोशन भी आती है तो आप जो है असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है जी। अगर इसी तरह आइडेंटिकल रूल 22 और 23, फतेहाना साहब तो प्रोफेशनल असेंबली के मेंबर बहुत देर तक रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, 22 और 23 जो है रूल उसको पढ़ लिया जाए, मैसिवली क्लैरिफाइज कि अगर इस किस्म की कोई मोशन आ गई है और स्पीकर के टेबल तक पहुंची है, हो रहा, यानी सेशन हो या ना हो, द असेंबली कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। तो दे हैव इंटेंशनली गेन टाइम, दे विल कंटिन्यू गेनिंग टाइम। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूं, ये आइडियोलॉजी का फर्क है। जब इमरान खान साहब लोगों को कह रहे थे कि ये न्यूट्रल हैं और ये जानवर हैं और ये मीर सादक हैं और ये मीर जाफर हैं, उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं अपनी आर्मी के लोगों की तारीफ करते थे कि मुजाहिद हैं, ये खिदमत करते हैं, जाने देते हैं उस वक्त। अब कल की बात देख लें, बाजवा साहब जब गए हैं, रिटायर हुए हैं, तो जो खराज तहसीन पेश किया गया असद उमर साहब की तरफ से और दोस्तों की तरफ से, वो कितना नेगेटिव था। लेकिन परवेज इलाही साहब ने ये बयान दिया कि बाजवा साहब की खदमात बेइंतहा है। ये एक आइडियोलॉजी का भी फर्क है, इसलिए ये काम, ये क्लीवेज जो है, इसको ब्रिज करना कोई आसान नहीं है। हमने क्या तो दिया है, इसलिए सर लॉयल्टी भी तो कोई चीज है ना सर, वो कह तो रहे हैं लॉयल्टी भी तो कोई चीज है, अमानत है, इमरान खान साहब की अमानत है मेरे पास पंजाब असेंबली में, 1 मिनट में डिसॉल्व कर दूंगा। वो क्या करें बेचारे, अमानत अगर वो वापस करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं तो वहां तो मोशन आ गई है अपना इसकी नो कॉन्फिडेंस की। हाई कोर्ट में पिटीशन होगी कि 18 बंदे हमारे सस्पेंड कर दिए, कि उनको वैसे ही एक तरफ साफ कर दिया जाएगा। हाँ सर, यही तो मैं कह रही हूँ, नून लीग के 18 लोग सस्पेंडेड है, मेजॉरिटी आपके पास नहीं है, अदम एतमाद का वोट लाके आप कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन वक्फा लेने का वक्त हो रहा है। नहीं सस्पेंडेड, हाँ वो नहीं सस्पेंडेड रह सकते। अब मैं आप नहीं, लेकिन आप फैसल मस्जिद पे मजाकरात नहीं करना चाहते। हाँ, नहीं, मैं मजाकरात नहीं करेंगे। मैं एक बात कर लूं, आई हैव बीन ऑलवेज सपोर्टर ऑफ द पार्लियामेंट। सबसे ज्यादा मुश्किल चीजें भी, जंगों तक के फैसले कॉन्फ्रेंस टेबल पे, पार्लियामेंट टेबल पे होते हैं। इसका कोई और हल नहीं है। अगर इन्होंने मिलके बैठना है, जैसे इन्होंने कहा फतेहाना साहब ने, प्रेसिडेंट ने भी, इनके प्रेसिडेंट ने कोशिश की है, वो बेचारे को पता नहीं कोई क्या करते हैं, कोई स्नब कर देते हैं या क्या कर देते हैं। तो कर लें कि इस वक्त का इंतजार क्या है, जरूर करें, प्रेसिडेंट ही इसको मीडिएट कर ले, हमारे बंदे तो तैयार हैं। ये 2-3 दिन पहले भी राना सनाउल्लाह ने कहा है
कि हम तैयार हैं नेगोशिएशन हाँ, के लिए। लेकिन मसला यही है ना सर, वक्फे का वक्त हो रहा है, 1 मिनट मकबूल साहब, I'll come back to you, वक्फे का वक्त हो रहा है, लेकिन जाने से पहले आपने जो गुफ्तगू की, एक अभाम बड़ा है जरूरी, और वो ये है कि दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं, दोनों ही मुज़ाकरात के लिए तैयार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और जो पीडीएम के जमातें हैं शायद वो भी, ऑफ कोर्स नून लीग मेन में है, तो इसलिए वो कहते हैं इलेक्शन की डेट हमने दे दी है अगले साल, वो कहते हैं इलेक्शन की डेट आपने दे दी है, तो मुज़ाकरात किस चीज के? यहाँ पे मसला जो है वो यही है। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो अली मूसा गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, रियाज फतेहाना साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम उनसे भी बात करेंगे। अली मूसा गिलानी साहब क्यों ये समझ रहे हैं कि पंजाब में कुछ नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? वक्फे के बाद जी, वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है रियाज फतेहाना साहब और राना मकबूल साहब। रियाज फतेहाना साहब कुछ क्वेश्चंस रेज किए राना मकबूल साहब ने, अगर आप उनका जवाब देना चाहें तो ये सिर्फ आपका वेटिंग या प्रेशर टैक्टिक्स है, या आप बस टाइम बाय कर रहे हैं? किस चीज़ के लिए टाइम बाय करेंगे आप? पहली बात यह कि राना मकबूल अहमद साहब और मैं पिछले 22 साल से ज़ाती दोस्त हैं, और मैं इनका बहुत मद्दा हूँ इनकी सलाहियतों का, और बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत प्यारे इंसान हैं। दूसरा ये कि उन्होंने जो कहा है वो अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ख्याल हम बहुत सीरियस हैं कौमी मामलात में, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़े। उसका एक ही तरीका है कि हम हर पाकिस्तान की खातिर हम बैठने को तैयार हैं, और इसमें कोई मजाका नहीं। हमेशा सियासी मामलात मज़ाकरात से सुलझाए जाते हैं, और बिला वजह हम किसी से लड़ाई के हक़ में नहीं हैं। और यही वजह है कि अगर इमरान खान कॉल देते तो हम दरमियान में थे, एक तरफ इस्लामाबाद था, एक तरफ रावलपिंडी था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अनाक की खातिर नहीं, हम पाकिस्तान की खातिर सियासत करते हैं। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आए हम इंतखाबात, अगर कोई नहीं करता तो हम अपने 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाते हैं, तोड़ते हैं सूबाई असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। और अब इसलिए अगर वफाकी हुकूमत बज़िद है असम्बली ना तोड़ने में, तो फिर अपने इंतखाबात हम करवाने जा रहे हैं, और अगले मार्च अप्रैल में हमारे इंतखाबात हो जाएंगे, और इंशाल्लाह हम 2 था अक्सरियत से जीत जाएंगे। उसके बाद जब अल्टीमेटली वफाकी हुकूमत को जाना है 10-11 अगस्त की दरमियानी रात, 5-4 माह की कहानी है, उसके बाद फिर इंतखाबात होंगे। और मेरा ख्याल है हम ज़्यादा बेहतर पिच पर मैच खेलेंगे जब हमारी 2 सूबाई हुकूमतें भारी अक्सरियत से मौजूद होंगी। तो बेहतर यही है, इनके मफाद में भी है पीडीएम के, कि वो भी हमारे साथ मुज़ाकरात आएँ और एक ही दिन पे इंतखाबात कराएँ। कौम का पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और इस मामले में और ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि रेफरी गैर जानबदार हो। और जहाँ तक बाकी मामला है तो यकीन जानिए, हमें तशवीश ज़्यादा सियासत से पाकिस्तान की मैशत की है, जो तेज़ी से नीचे की तरफ जा रही है। फ़ॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है, इंपोर्ट बंद पड़ी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आदि बंद हो चुकी है। ओवरऑल मुल्क में बेचैनी है। इस साल फूड सिक्योरिटी का इशू भी आ रहा है, क्योंकि इतनी गंदम और चावल की फसल होनी चाहिए थी, नहीं हुई, क्योंकि इतना तेल महंगा था, इतने बिजली के बिल महंगे थे ट्यूबवेल्स के, कि काश्तकारों ने ज़मीन खाली छोड़ दी। गंदम और चावल की फसल पूरी काश्त नहीं की। उसके नतीजे में हुकूमत को ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, गंदम भी और चावल की एक्सपोर्ट भी कम होगी। तो ये एक मुल्क का नुकसान है, किसी का फ़ायदा नहीं है। इसका एक ही तरीका है कि हम ऐसे लोगों को सब पूरी कौम को मौका देना, अपनी कौम पे एतमाद करें। कोई बाहर से वोटर तो नहीं आएंगे ना, हमारे अपने वोटर पाकिस्तान की अवाम है। अगर इन्हें ज़ूम है कि वो पॉपुलर हैं पीडीएम, तो ये देख लिया जाए ना, इसमें क्या हर्ज है। इंतखाबात का इनकाद करें, जिसको अवाम चुन ले वो हुकूमत बना ले। और अलबत्ता ये है कि इन फ्यूचर भी हम चाहेंगे कि हुकूमतें बनने के बाद भी हम अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना चाहेंगे, क्योंकि दोनों पहिए होते हैं जमहूरियत की गाड़ी के, हुकूमत और अपोजिशन। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम तो उनको भी साथ लेकर मुस्बत सोच के साथ पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। मकसद क्या है कि पाकिस्तान के परचम और पासपोर्ट का वक़ार बुलंद हो। पाकिस्तान 7वीं एटमी ताकत की हैसियत से मुस्लिम उम्मा में एक मुकाम रखता है, वो मुकाम हकीकी मानों में
कायम होना चाहिए। सर अगर नीयत इतनी ही पाकिस्तान के लिए है, सर एक मिनट, पाकिस्तान की मईशत के लिए है, नीयत इतनी अच्छी है, ऑपोजिशन को साथ लेके चलना भी है, इतने फ्रेंडली आपके हो गए। बखैर आप इमरान खान साहब के बयानात की अक्कासी तो आप नहीं कर रहे, मगर आपके बयानात मुझे तो आपकी गुफ्तगू ज्यादा बेहतर लग रही है। तो अगर ये सब कुछ है तो पार्लियामेंट में वापस क्यों नहीं आते? पार्लियामेंट में वापस आए, उसी राइट फोरम पे इलेक्शन कमिश्नर का भी हवाले से बात कर ले, आप इलेक्शन डेट के ऊपर भी बात कर ले, क्योंकि आप एस्टैब्लिशमेंट ने तो पॉलिटिकल रहना है, वो तो प्रेशर डाल नहीं सकते। तो ये बेहतर नहीं होगा कि आप लोग पार्लियामेंट में आए और जिन चीजों पर आपको एतराज है, या मईशत को चलाना है या मईशत के पहिए को दोनों ने मिलकर चलाना है, तो इसकी शुरुआत अभी से हो जाए, इलेक्शंस हो जाएंगे 3-4 माह बाद। मेरे ख्याल इसमें बहुत ताख़ीर हो चुकी है, बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह चुका है। अब तो कौमी असम्बली तो दूर की बात है, हम तो सूबाई असम्बलियाँ भी तोड़ने जा रहे हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि ज़रूरी नहीं कि मुज़ाकरात जहाँ हों, राना मकबूल साहब के अपार्टमेंट पे मैं आने को तैयार हूँ, वहाँ बैठ के मुज़ाकरात कर लेते हैं। वो मेरे पास आ जाएंगे, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो कई बैठ जाएंगे, बैठे कई ऐसे कॉमन लोग हैं। नहीं, मेरे तो जाती दोस्त है। साहब मुझे पता है आप लोगों की पॉलिसी, हमारा कोई नहीं मैंने कहा आपकी पॉलिसी नहीं, ठीक है सर, मैं कह रही हूँ आपकी पॉलिसी है कि आप दो पीडीएम वालों के साथ नहीं बैठते, तो ये पीपल्स पार्टी पीडीएम नहीं है, तो आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। अली मूसा गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अली मूसा गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं 1 मिनट राना मकबूल साहब का जवाब ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। राना मकबूल साहब, अब ये बात जो कर रहे हैं मईशत के हवाले से, ये बात तो ठीक है कि आप लोग नहीं संभाल सके, ठीक है कि साहबदार साहब कह रहे हैं कि भाई हम दिवालिया के करीब नहीं है, दिवालिया नहीं होंगे, इससे बुरे वक्त भी आए हैं इस मुल्क की मईशत पर, इस मुल्क पर, फिर भी हम इनसे निकल आए, लेकिन कोई रास्ते का मतलब मुझे तो कोई रोशनी नजर नहीं आ रही कि आप लोग ऐसा क्या कर लेंगे, कौन सा लोन, कौन सी चीजें आ जाएंगी, मतलब कहां से आपको ये रिलीफ मिलेगा कि मईशत ठीक हो सकेगी? जी सर। नहीं, आप जरा उनके बयानात को आप भी फॉलो अप करें, जो अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो ट्रांचे है उसका भी देखें, और सबसे बड़ी बात जो है कॉन्टिन्यूटी की जो एक स्ट्रेंथ आई है, और जो इम्पोर्टेंट आपका स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, वो भी एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। वो अब निकल गया है, आप देख लेंगे कि इसमें बेहतरी आती जाएगी। और ये हल नहीं है इसका कि आज हम इलेक्शन अनाउंस कर दें, फिर भी वो 3-4 महीने बाद होंगे ना, तो 3-4 महीने में क्या होगा ये हमें बताए ना। इसलिए आप तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट के बाद तो बिल्कुल ही कोई नहीं इंटरिम गवर्नमेंट के साथ करता। ये इनका जज्बा दुरुस्त है कि इलेक्शन होना चाहिए और बेकरारी भी है, लेकिन जब 35 मिलियन लोग जो हैं उनका जो हाल है, जो उनकी उसरत सामानी है, मवेशी सारे के सारे मर गए हैं, घर गिर गए हैं, बीमारियां फैल गई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, क्या उनकी रिहेबिलिटेशन कोई प्रायोरिटी नहीं है हमारे लिए? उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है अपोजिशन को भी और गवर्नमेंट को भी। इसलिए ये इलेक्शन के जो तस्बीह है ज़रूर करते रहें, लेकिन इलेक्शन तो आप जैसे कह रहे हैं कि 11 अगस्त जैसे कह रहे थे फतेहाना साहब, तो 11 अगस्त तक इंतज़ार कर रहे हैं, कौन सा इतना ज़्यादा वक्त रह गया है? और उतनी देर तक अपने बाकी इश्यूज जो हैं वो नेगोशिएशंस के साथ तय करें। और मैं जहाँ तक कर सकता हूँ, मैं तो हर जगह इस बात को सपोर्ट भी करता हूँ, और जो को मेरी बात सुनता है या नहीं सुनता उनके साथ भी यही बात करता हूँ। मेरा एक लिहाज से तो फतेहाना साहब आपके घर आके गुफ्तगू कर ले, मतलब फिर आप मुज़ाकरात कर लेंगे। जी, मैं जाऊंगा फतेहाना तो आप दोनों मुज़ाकरात करें, शायद कोई मान ले आप दोनों की। अच्छा ठीक है सर, एक मिनट मुझे अली मूसा गिलानी साहब को लेने दीजिए। जी गिलानी साहब बहुत शुक्रिया। जी मूसा साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये फरमा दीजिएगा कि ये पंजाब में आ गई ये आदम एतमाद या एतमाद का वोट आप लोग ले नहीं सकते, सेशन 4 महीने से जारी है, क्या होगा? और आप लोग फिर भी नून लीग कह रही है और जरदारी साहब भी एक्टिव हो गए हैं, आज ये पीटीआई की तरफ से भी कहा गया जी वो आ गए फिर से खरीदने लोगों को जमीर फरोशी के लिए, जमीर खरीदने के लिए, अब फिर जमीर फरोश होंगे, लेकिन 63A के बाद ये पॉसिबल नहीं है। अली मूसा गिलानी साहब आप लोगों के पास रास्ता क्या है? देखिए इशू पता क्या है, हम सब लोग जो है ना, हम बैठ कर इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और हम सबकी जो ईगोज है ना वो पाकिस्तान से सबकी बड़ी ईगोज है। इमरान खान की ईगो पाकिस्तान से बड़ी है, हम कह रहे हैं इसको ईगो को नीचे लेकर आए, हम पाकिस्तान की तरफ चलें। कोई भी ना, ये हम सब मैशियत की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान का बुरा हाल है, हम इस सब की एक ढाल बनाकर लोगों के आगे बहुत अच्छा एक मुनाफिक वाला चेहरा लेकर आ जाते हैं हम सब लोग, और हम सब लोग बहुत अच्छे बन जाते हैं। हम सब के, चाहे वो
चाहे वो टीवी पे बैठे हुए एंकर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो जितने भी हैं, हम सब पाकिस्तान का कवर लेकर और ये कहकर कि पाकिस्तान का एक कवर हो और कि हम मैचशिप ठीक कर लेंगे, गरीब है, फलाना है, ढिमकाना है, हम उससे डर रखते हैं, हमने अस्पताल बना दिए, हमने ये कर दिया है, हमें किसी और चीज की लालच नहीं है, हमें ये नहीं है, हमें ये नहीं है, और हम इस लालच के अंदर बैठकर अपनी ईगोज को सेटिस्फाई करने के लिए बैठे होते हैं। तो इमरान खान साहब एक एजेंडे पे चले, उन्होंने कहा जी मैंने बस गिराना ही गिराना है मुल्क, चाहे मैं असेंबलियां तोड़ूं, मेरी ईगो ये है कि ये इलेक्शन होगा ही होगा। उन्होंने असेंबली तोड़ दी, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को खत्म कर दिया। जब उनकी वो चीजें सेटिस्फाई इलेक्शंस के लिए हर कोई कोशां भी है, कम से कम इमरान खान साहब तो चाहते हैं इलेक्शंस फौरी तौर पर हो जाएं और ज़ाहिर है पीडीएम चाहती है कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे। लेकिन इस तमाम पूरे इस सिनारियो में हम जो एक बहुत अहम बात भूल रहे हैं वो है टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात थे वो ख़त्म होने जा रहे हैं, ख़त्म हो चुके हैं। आज मुतनाज़ बयानात आ रहे हैं कि शायद अभी भी कोई ऑप्शंस हों, शायद अभी भी कोई मुज़ाकरात के लिए रूम हो, लेकिन खुदकुश हमले और हमले जिस तरह से हम देख रहे हैं, आज भी एक हमला हुआ है। इस पूरे तनाजुर में और एक सैलाब ज़दगान का भी जो एक इशू है, रिहैबिलिटेशन का मामला है, इसमें इलेक्शंस किस तरह से मुल्क को हेल्प कर सकते हैं और क्या हम कोई ऐसी नागुज़ीर ना कोई चीज़ ऐसी हो सके, ऐसे एक्सीडेंट से बच सकें जिससे मुल्क का कोई नुकसान ना हो। तो क्या ये वाइज होगा कि इसी वक्त इलेक्शंस को कॉल किया जाए या सबको थोड़ी सी पेशेंस दिखानी चाहिए? पॉलिटिक्स से बढ़कर मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से भी सोचना चाहिए। यहाँ पर हमें दीजिए इजाज़त। वी विल सी यू टुमारो।